भारत में जल संसाधन के स्रोत धरातलीय, पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनेशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? कुआं व नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च व राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल सांभर के विकास से। जल सांभर विकास के लाभ: पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। विश्व का सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार: लघु सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना: इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। फर्टिगेशन: भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। सामान्य आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का पुरुषों और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39(ग) सर्वाधिक
आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 घ सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। भारत के संविधान के समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? KT शाह का। मौर्य साम्राज्य। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ व प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर तथा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मौर्यकाल तीर्थ अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे मंत्री पुरोहित। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी सन्निधाता कहलाता था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री समाहर्ता कहलाता था। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषद अध्यक्ष कहलाता था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था। दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। सेना का संचालक नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक कहलाता था। सेना अध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर सेनापति कहलाता था। सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी अंतर्वशीक कहलाता था। उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष कर्मांतिक कहलाता था। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला प्रशासक कहलाता था। सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल कहलाता था। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक दुर्गपाल कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक कहलाता था। राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी दवारी कहलाता था। नगर का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मापतौल का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। गुर्जरा मास्की, नेट्टूर व उडगोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है।